Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 11th of April 2024. तो गाइज आज है तारीख 11 अप्रैल 2024 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है टोन्स रिवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2023 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। दोस्तों यहाँ पर 3 पेयर्स बनाकर आपको दिए गए हैं। इन तीनों जोड़ों में से आपने बताना है कितने पेयर्स करेक्टली मैच हुए हुए हैं और इन पेयर्स में क्या क्या बताया गया है। एक तरफ तो आपको रीजन्स के नाम दिए गए यानी जगह के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उन जगह से संबंधित न्यूज़ के बारे में बताया गया है। तो आपने देखना है कि भाई कौन सा पेयर करेक्टली मैच हुआ है। जैसे पहले पेयर में जो जगह का नाम है वो है नॉर्थ किवू एंड इतुरी। बाकी इससे संबंधित न्यूज़ यहाँ पर दी गई है कि भाई ये चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये दोनों जगह जो है आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में जो युद्ध है उसको लेकर चर्चा में है। सेकेंड यहाँ पर पेयर दिया गया नगोर्नो काराबख, इंसर्जेंसी इन मोजाम्बिक की वजह से न्यूज़ में है। थर्ड पेयर दिया गया खेरसन एंड ज़ैपोरिजिया, ये बेसिकली इजराइल और लेबनान के डिस्प्यूट की वजह से चर्चाओं में है। तो बताओ तीनों में से कितने पेयर्स करेक्टली मैच हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 पेयर, या ऑप्शन नंबर बी केवल 2 पेयर, या ऑप्शन नंबर सी तीनों मैच हुए हुए हैं सही तरीके से, या फिर ऑप्शन नंबर डी सब गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। लेकिन थंबनेल वाले आर्टिकल पर आएँ उससे पहले देख लेते हैं आज के सेशन में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, यानी पूरा इंडेक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर से काफ़ी रेलिवेंट टॉपिक हैं, जिसमें पहले हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने, अभी आपको पता होगा रामदेव जी का जो पूरा केस चल रहा है पतंजलि का, तो अभी उस केस में वो माफ़ी मांगी गई है पतंजलि की साइड से, बस उसको भी यहाँ पर मना कर दिया या डिक्लाइन कर दिया सुप्रीम कोर्ट की साइड से। तो पूरा का पूरा मैटर क्या है और एग्जाम में कैसे हेल्प करेगा वो जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो न्यूज़ आर्टिकल अभी आज के अखबार में है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है क्यूएस रैंकिंग के बारे में। तो क्यूएस रैंकिंग के अंदर में जेएनयू इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी के तौर पर देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद में थर्ड जो है हमारा एक एडिटोरियल होने वाला है आज के अखबार का, जहाँ पर बात हो रही है वन हेल्थ के बारे में। तो वन हेल्थ को लेकर एक होलिस्टिक अप्रोच क्या हो सकता है वो राइटर ने समझाया है। वन ऑफ द बेस्ट एडिटोरियल मैं कहूँगा, बहुत सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पर डिस्कस करे गए हैं। फिर आज के अखबार में एक और एडिटोरियल है जहाँ पर बात हो रही है कच्चातीवू के बारे में। तो कच्चातीवू को लेकर हमें कुछ हटकर सोचना होगा। राइटर ने कुछ सजेशन दिए हैं, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में, कच्चातीवू आइलैंड का विवाद क्या है, थोड़ा सा फिर भी बता दूंगा और बाकी राइटर के पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताऊंगा कि जो लेखक ने अपने विचार यहाँ पर दिए हैं कि हमें और क्या करना चाहिए, इसका एक सोल्यूशन जो आउट ऑफ द बॉक्स है वो क्या होगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद में एक और एडिटोरियल है जहाँ पर यूथ सुसाइड्स के बारे में डिस्कशन किया गया है, ये हम कवर करेंगे। तो ये तो आज की द हिंदू की प्रमुख खबरें हैं। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट सोर्सेज भी मैं इसमें इंक्लूड कर चुका हूँ, जैसे आपको पता होगा, जिससे आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो में हर एक चीज़ आपकी कवर हो जाती है। नहीं करंट अफेयर मतलब केवल एक वीडियो में काम तमाम। आप लास्ट में कोई मंथली मैगजीन या कोई भी और मटेरियल उठाते हो तो उसमें आपको ये सारा का सारा कंटेंट डेफिनेटली मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे दूसरे सोर्सेज में हम लोग बात करेंगे, पहले इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की, तो अभी ये बोर्ड चर्चा में है। फिर बात करने वाले एक कम्युनिटी की जिस कम्युनिटी का नाम है जेनू कुरुबा कम्युनिटी। देन हम लोग बात करेंगे एक खतरनाक प्रॉब्लम की जो अफ्रीका में फैल रही है, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो चुका है, स्पेशली गेहूँ की फसल बर्बाद हो चुकी है। उसके पीछे का रीज़न है रम्फी कार्पा फिटुलोसा,
ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे। देन हिग्स बोसन अभी चर्चा में है, तो हिग्स बोसन पार्टिकल जिसको गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं, ज़रा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपको पता है इसके एग्जिस्टेंस को बताने वाले जो यहाँ पर पर्सनैलिटी थे उनकी रिसेंटली डेथ हुई है, जिस वजह से वो न्यूज़ में है। देन काला अजहर के बारे में बात करेंगे, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। टोन्स रिवर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सीडोम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करेंगे सीडोम क्या है और पहली बार इसराइल ने यहाँ पर इसका यूज़ किया है। देन बात करेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में, क्या है ये इंडेक्स, इसमें क्या क्या चीज़ें कंसीडर की जाती हैं। फिर उसके बाद लेवेंडर कल्टीवेशन न्यूज़ में है, रिकॉर्ड तोड़ कल्टीवेशन किया गया है, क्या रिपोर्ट्स हमारे सामने आई है वो बात करेंगे। प्लस इनसे संबंधित कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी हैं, बाकी जो अदर न्यूज़ हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा पूरा इंडेक्स। अब चलो अपनी कंसंट्रेशन पावर के साथ में हर एक चीज़ों को बढ़िया तरीके से सुनते हुए चलना। अब शुरुआत करेंगे अपने थंबनेल वाले टॉपिक के साथ में। तो इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे द हिंदू हो, चाहे कोई से भी अखबार उठा लो, सभी जगह पर दोस्तों चर्चा हो रही है एक खतरनाक से, कह सकते हो कि जो अभी न्यूज़ आई है उसके बारे में। हुआ यहाँ पर एग्जैक्टली ये कि रशिया यूक्रेन का जो ये पूरा का पूरा इशू है, पूरा का पूरा विवाद है, इस विवाद में खतरा अभी एक नए मोड़ पर आ चुका है। ऐसा खुद यहाँ पर जो हमारी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसका कहना है। उन्होंने ये बोला यूरोप का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ज़ैपोरिज़िया, जिसके बारे में अभी हम क्वेश्चन में डिस्कस कर ही चुके हैं, 2023 में यूपीएससी सवाल पूछ चुका है ज़ैपोरिज़िया से संबंधित। तो जो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है। हालांकि अच्छी बात यह है कि उसका कोई बुरा असर नहीं देखने को मिला, अदरवाइज अगर अटैक बड़ा होता तो एक बहुत बड़ी घटना पूरे दुनिया में देखने को मिल सकती थी। मतलब जिसका असर तो स्पेशली वहाँ तक रहता, लेकिन इसकी चर्चाएं बहुत ज़्यादा होती आगे तक। अभी पूरा मैटर क्या और मैं आपको डिटेल से इसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में आपने पता होना चाहिए। यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कहाँ पर है? यूक्रेन में है, लेकिन एग्जैक्टली आज के समय पर ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पर ये पावर प्लांट है वो रशिया के कब्जे में है। रशिया ने इस एरिया को कैप्चर कर रखा है। ठीक है, ये बात क्लियर रखना। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में 6 रिएक्टर्स हैं अलग अलग। इस तरीके से यहाँ पर आपको नज़र आएगा 1 2 3 4 5 6 करके अलग अलग रिएक्टर्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ठीक है, जो कि फैले हुए हैं। और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑब्वियसली बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है इस पर्टिकुलर क्षेत्र को। तो रशिया यूक्रेन दोनों के बीच में जो ये वॉर चलता हुआ नज़र आ रहा है इतने टाइम से, यहाँ पर एक नया मोड़ ये नज़र आया कि एकदम से संडे वाले दिन ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर अटैक हुआ। और जैसे ही उसके ऊपर अटैक हुआ दोस्तों, तब आप देखोगे ये दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलना शुरू कर दी। रशिया का कहना यह है कि भाई ये एरिया तो हमारे पास है इस समय, जो कि सही बात है, रशिया ने इस एरिया को अभी कैप्चर कर रखा है। तो कहना यह है कि हम क्यों अटैक करेंगे यहाँ पर, ये अटैक यूक्रेन की साइड से किया गया है। ये बात रशिया ने मेंशन की, जबकि यूक्रेन ये बोलता है ये अटैक हमने किया ही नहीं है, ये अटैक रशिया खुद अपने ऊपर करके हमको बदनाम कर रहा है। बट ये सारा सिनेरियो देखते हुए जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसके जो एक्सपर्ट हैं वो सब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा देखने को मिला जब इतना भयंकर अटैक देखने को मिला, जब से ये पूरा सिचुएशन चल रहा है। इसकी वजह से न्यूक्लियर सेफ्टी में काफ़ी बड़ा खतरा हो सकता है। ये जो वॉर चल रहा है ना, इसका भुगतान बहुत बड़ा हो सकता है, जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा, स्पेशली उस पर्टिकुलर रीजन में। क्योंकि ये जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है ना, जब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जब विस्फोट होगा, इसमें से जो रेडिएशन निकलेगा वो रेडिएशन सबकी जान ले लेगा, किसी को छोड़ेगा नहीं। तो ये जो अटैक्स करे जा रहे हैं आज के समय पर, इसको कंट्रोल करना होगा। ये भाई आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बचाओ, सबसे पहले इसको यहाँ पर सेफली रखना होगा। रशिया का कहना यहाँ पर यह है कि यूक्रेन ने अटैक किया, ड्रोन के माध्यम से अटैक किया, पहले कुछ अलग अटैक्स करे, फिर उसके बाद जो रिएक्टर नंबर 6 है उसके डोम यानी ऊपर वाले क्षेत्र पर अटैक कर दिया। जबकि यूक्रेन क्या बोल रहा है मैंने आपको बता दिया, दोनों अब एक दूसरे को एक्यूज़ कर रहे हैं कि भाई आपने करा है, आपने करा है। यहाँ पर इस तरीके से जो पूरा का पूरा मामला है वो चल रहा है। अच्छी बात, जैसे मैंने बोला, जो रेडिएशन लेवल है उसमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। अगर उसमें कोई चेंजेस होते, रेडिएशन बाहर निकलना शुरू होता, तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन एक इंसान के लिए घातक है, जानलेवा है, उसको कैंसर तुरंत कर सकता है ये।
तो यूक्रेन के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स की साइड से क्या स्टेटमेंट्स है मैंने आपको यहाँ पर यह भी बता दिया। इनका कहना यह है कि जो भी स्ट्राइक्स हुई हैं इस पावर प्लांट पर, इससे हमारा लेना देना कुछ भी नहीं है, हम तो भाई जानते भी नहीं हैं, ये खुद ही अटैक करके यहाँ पर ये बातें छिड़ रहे हैं। ठीक है, तो लोकेशन ध्यान रखिएगा। अब यूपीएससी का जो 2023 का क्वेश्चन था ना, उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करना, थोड़ा बहुत तो आप कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ तो आपको पता चल ही चुकी है। नहीं बता पाओगे तो कोई बात नहीं है, जो नए लोग हैं उनको मैं लास्ट में वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करवाऊंगा। नाउ आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें जो हैं, है ना, अब आर्टिकल में जो प्रेजेंट है, इस आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके पीछे का बैकग्राउंड डेटा है। ये सभी बैकग्राउंड डेटा दोस्तों आपको एक पीडीएफ में कंपाइल करके दिया जाता है। नहीं, ये जो पूरा लेक्चर है इसमें स्लाइड्स देखोगे 100 से ऊपर स्लाइड्स हैं, उन सबको कंपाइल करके नोट्स के फॉर्म में दिया जाता है, प्रिंटेड नोट्स स्पेशली। तो लिखने वगैरह की, उतारने वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, नोट्स बनाने की टेंशन खत्म हो जाती है करंट अफेयर के इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद। इस ग्रुप में दोस्तों सारा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइडेड किया जाता है, जिससे दोनों मीडियम के एस्पिरेंट को हेल्प मिलेगी। दूसरी बात, ग्रुप में सारा कंटेंट सिक्योर होता है, सारा कंटेंट डेट वाइज पड़ा हुआ है, तो किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट कर दो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं, तो इससे स्टोरेज का कोई इशू भी आपके पास में नहीं आएगा। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। बाकी दोस्तों थोड़े दिनों बाद आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा, आपको खुद फील होगा, लेकिन बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हो कि किस तरीके से आपको फ़ायदे हो रहेंगे। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों प्लीज़ यार मेक श्योर किया करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का हमारा टारगेट है, जिसको आप अचीव करवा सकते हैं। चलिए, आज का आर्टिकल नंबर 2 एंड बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज के अखबार में ही छपा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि की जो ये माफ़ी है, पतंजलि अपनी साइड से एपोलोजाइज कर रहा है, क्षमा याचना यहाँ पर प्रदान करने की कोशिश कर रहा है, बट सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं भाई, हम आपको कोई क्षमा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई देखो, पूरा मैटर क्या है ये समझना। आज से कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को पूरी तरह से कोर्ट में घसीटा। रीज़न ये है, पतंजलि के कई सारे यहाँ पर मेडिसिन हैं, इन्होंने कोविड के समय पर भी बोला कि भाई कोविड को ठीक करने वाली कई सारी दवाइयाँ हैं इनके पास में जो पूरी तरह से ठीक कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सरासर गलत है। आप जो जिस तरीके से एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हो, ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ये बीमारी ठीक हो जाएगी, इस दवाई से वो प्रूवन नहीं है। और ये एडवर्टीजमेंट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, जो गलत एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, लोगों को चूना लगा रहा है, स्पेशली कस्टमर्स को। और ये सारे के सारे हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, कोई और प्रोडक्ट होता बात अलग होती, ये प्रोडक्ट्स हेल्थ पर्सपेक्टिव से हैं। तो कहीं ना कहीं इसका भुगतान किसको भरना पड़ेगा अगर कुछ हुआ किसी को? तो ऑब्वियसली बात है, जो कंज्यूमर इसको परचेज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसी को तो करना पड़ेगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आता और ये कहता है कि भाई जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अच्छा खासा पैसा पे कर रहे हैं आपकी कंपनी को, आपसे प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, और फाइनली यहाँ पर उन्हीं को ही उनकी हेल्थ खराब हो रही है, उससे ही सफ़र करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले। इस मैटर की गंभीरता में जाना होगा। साथ ही साथ में जो एफएमसीजी है, इसके ऊपर भी अपनी चिंताएं व्यक्त की है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आप कर क्या रहे हो, आप इन चीज़ों पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे। उत्तराखंड की सरकार के ऊपर भी जोर दिया है कि जो ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हो रहे हैं इसके ऊपर रोक लगाई जाए। समझ गए? अब मैं आपको थोड़ा सा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ डिटेल से, क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें हो सकती हैं जो आपसे मेंस में, प्रीलिम्स में, इवन इंटरव्यू के अंदर भी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जा सकती हैं। क्लियर हो गया? तो कई सारी बीमारियों को ठीक करने का दावा दे रहा है पतंजलि, जो कि कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इनका जो एडवर्टीजमेंट है वो मिसलीड कर रहा है, क्योंकि वो चीज़ें प्रूव नहीं कर पाए ये कि हाँ ये ठीक कर देगा। अब सवाल यह है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट क्या होता है? कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट जिसके थ्रू एक इंसान को गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही हो, गलत प्रोडक्ट चेपा जा रहा हो। कहने का मतलब है भैया दिखा कुछ और दिया, ये कर देगा ये काम, लेकिन यहाँ पर आपको पकड़ा कुछ और दिया। एक फॉल्स प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करवाना, गलत प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना, आपको विश्वास दिलाकर, यानी धोखाधड़ी करना, चूना लगाना जिसको आप कह सकते हो, तो ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है। अब सवाल यहाँ पर यह है
कि जो ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, स्पेशली जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स पर हो रहा है, कोई और प्रोडक्ट हो जिसका आप घर में यूज़ कर रहे हो वो बात अलग है, हेल्थ केयर आप जिसको कंज्यूम कर रहे हो सीधा उसका असर आपके हेल्थ पर होगा। उससे संबंधित समस्याएं क्या हैं? सबसे पहली समस्या एथिकल इशू, सिंपल सी बात है भैया, क्योंकि यहाँ पर इससे अगर एक कंज्यूमर की हेल्थ बेकार होगी तो कंज्यूमर का जो ट्रस्ट है, जो उसका विश्वास है, वो तो यहाँ पर उसका धज्जियाँ उड़ी रही हैं ना। तो ट्रस्ट जो है कंज्यूमर का वो वायलेट हो रहा है। पहली बात एथिकल इशू, ये सरासर गलत है। दूसरा वायलेशन ऑफ लॉज, अगर आप कानून भी देखोगे तो कानून भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। चाहे आप ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट ऑफ 1954 को ओपन करोगे तो इस प्रकार के क्लेम करना बिना किसी एविडेंसेस के, सबूत के, तो इस चीज़ के ऊपर रोक लगाता है ये लॉ। तो ऐसे हमारे पास में लॉज भी अवेलेबल है। फिर उसके बाद एडवर्स हेल्थ इम्पैक्ट, क्योंकि जैसे मैंने बोला हेल्थ से संबंधित प्रोडक्ट है तो इसका सीधा सीधा असर एक इंसान की स्वास्थ्य के ऊपर पड़ेगा। तो ये हो गए इससे संबंधित चैलेंजेस। अब ऐसा क्या वो मतलब इन्होंने वो कर लिया, क्लेम कर लिया। इनके क्लेम्स बड़े बड़े हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है। ठीक है, बिना किसी अप्रूवल के, बिना अप्रूवल करे बड़े बड़े क्लेम्स कर देते हैं, जिसके बेसिस पर ये देखो कोरोना को ठीक करने वाली कोरोनिल टैबलेट आ गई। ऐसी कई सारी जो प्रॉब्लम्स आई हैं ना, तो उन प्रॉब्लम को यहाँ पर इन कंपनीज ने अपने लिए बहुत बड़ा अवसर बना दिया है, जिसके थ्रू लोगों ने खूब जो अर्निंग है वो यहाँ पर की है। अब यहीं पर अगर हम एज अ वे फॉरवर्ड देखें कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, आगे का सिचुएशन क्या होना चाहिए, चलो अभी तक तो कहानी घट गई, अब आगे क्या हो, तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास में प्रॉपर एविडेंसेस होने चाहिए। भाई कोई भी प्रोडक्ट को लेकर अगर आप क्लेम कर रहे हो और आपके पास में रिपोर्ट्स नहीं है, आपने उसको प्रॉपर टेस्ट नहीं किया, आपके पास में सबूत नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है कोई ना कोई तो बीच में आएगा घसीटने। अगर आपके पास में प्रूफ हैं सारे के सारे तो आप सामने रख तो सकते हो, लो ये है प्रूफ, इन लोगों को ठीक किया, इनका डेटा है, इनसे नंबर लो, इनके जो पास्ट जो रिपोर्ट्स है वो सब चेक करो। तो ये होता है एविडेंस। और जब सबूत ही नहीं होंगे तो उसके बाद तो सारे क्लेम बेकार हैं। फिर बात आती है ट्रांसपेरेंसी की। तो ये जो बिजनेसेस आपको देखने को मिलेंगे है ना, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इनका जो प्रोडक्ट है, इनकी जो सर्विस है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने होनी चाहिए ताकि आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सको। अब होता क्या है, कई बार डब्बों पर आप देख पाओगे जो अनहेल्दी चीज़ है उसको छोटा छोटा करके लिख दिया जाता है ताकि आपको दिखाई ना दे, जो हेल्दी चीज़ है उसको बड़ा बड़ा करके दिखा दिया जाएगा, भाई इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है, इसमें आलमंड्स मिले हुए हैं, है ना, और आलमंड है 1%, बाकी सब पता नहीं क्या क्या मिला हुआ है, इसमें ये मिला हुआ है, वो है 0%। ऐसा बोला जाता है ना, भाई यहाँ पर ये बटर वाले बिस्किट हैं या ये वह है, उसमें है कितना, वो 0% या 1% या 1.5% कुछ ऐसा रहेगा, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन उसके अलावा दूसरे आपको तमाम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, प्रिजर्वेटर्स, उसके अलावा इन्हेंसर्स, बहुत सारे यहाँ पर ऐसे केमिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। समझ गए? तो ये हो गई बात। फिर दूसरा एक और चीज़ है, वो है रेगुलेटरी अप्रूवल। हमें यहाँ पर ज़रूरत है, जो हमारे पास में कानून है, जो एक्ट है ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, इसके अंदर में एक संशोधन करना है, एक चेंज लेकर आना, जिससे जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बिक रही है इसके मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को रोका जा सके। समझ गए? तो ये कुछ वे फॉरवर्ड्स के तौर पर हम देख सकते हैं। चलिए अगला आर्टिकल, एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, आप इसको एजुकेशन वाले सेक्शन से लिंक कर पाओगे। तो क्यूएस रैंकिंग आ चुकी है भैया। क्यूएस रैंकिंग क्या करता है, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ को रैंक देने का काम करता है कि यहाँ दुनिया में टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं। तो जेएनयू को यहाँ पर इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी के तौर पर आप देख सकते हो। ये यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, जेएनयू की रैंक क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा। फिर आईआईएम अहमदाबाद, मैनेजमेंट के सेक्टर में जो आईआईएम अहमदाबाद है, ये दुनिया का टॉप 25 में आ चुका है फॉर द मैनेजमेंट स्टडीज़। तो दुनिया की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज़ में आईआईएम अहमदाबाद का नाम है, जबकि जेएनयू का नीचे है, लेकिन ये केवल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। अलग अलग सेक्शन होते हैं ना, सब्जेक्ट अलग है, उस यूनिवर्सिटी की फील्ड क्या है वो अलग है, तो उसके बेसिस पर इसको डिसाइड किया जाता है। तो क्यूएस क्या है, ये पहली बात मैं आपको दोस्तों इस पहले रैंकिंग के बारे में बताता हूँ, है ना। यानी कि हम हर एक आर्टिकल को 360 डिग्री में कवर करेंगे, भाई प्रीलिम्स में क्या आ सकता है, मेंस में क्या आ सकता है, या इंटरव्यू में क्या आ सकता है। तो इस आर्टिकल को आप प्रीलिम्स के तौर पर देखोगे तो यहाँ पर ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में। ये रैंकिंग क्या है, कुछ तथ्य हैं इसको लेकर, कौन रिलीज करता है, फैक्ट्स हैं, किस बेसिस पर रेडी की जाती है। तो ये जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है दोस्तों, इसको रिलीज करने वाली बॉडी है क्यूएस। क्यूएस की फुल फॉर्म है क्वैकवेरेली साइमंड्स। और जो ये रैंकिंग आपको देखने को मिलेगी, ये क्या करती है, ये दुनिया भर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दोस्तों, उनकी जो परफॉर्मेंस है
उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है उसके बेसिस पर उसका मूल्यांकन करके, उसका इवैल्यूएशन करके यहाँ पर उन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग को दिया जाता है। अब सवाल यह है कि चलो परफॉर्मेंस क्वालिटी चेक कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ डिटेल्स तो देखते होंगे। हाँ, कई सारे मेथड्स को अपनाया जाता है जिसके बेसिस पर इन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग को रेडी किया जाता है। उन मेथड्स में जैसे एकेडमी का रेपुटेशन, टीचर और स्टूडेंट का रेशियो क्या है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, सस्टेनेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट आउटकम, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क, है ना। उसके अलावा यहाँ पर इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो कितना है, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो कितना है। इन सब सेक्शंस में अगर कोई यूनिवर्सिटी बढ़िया परफॉर्म कर रही होगी तो ऑब्वियस ही बात है उसकी रैंकिंग ऊपर होगी, जो घटिया परफॉर्म कर रही होगी उसकी रैंकिंग नीचे होगी, या वो इस लिस्ट में ही नहीं होगा। सिंपल, क्लियर हो गया। अब मैं आपको इस पूरे रैंकिंग की लिस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में इसको पब्लिश किया है, ये सुबह रिलीज़ हो चुकी है, जिसके बेसिस पर मैं ये लेकर आ चुका हूँ आपके सामने। तो अगर आप ये पूरा लिस्ट को देखते हो तो इसमें सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी जो भारत की है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे की जो रैंक है इस बार 2024 का जो इंडेक्स है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इंडेक्स, इसमें 95 है। पिछले साल 116 थी। फिर उसके बाद में आईआईटी दिल्ली की रैंक है 63। फिर आईआईएम यानी मैनेजमेंट की जब बात करते हैं, ऊपर टेक्नोलॉजी वाली हो गई, मैनेजमेंट वाले सेक्शन में बात करेंगे तो मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद टॉप पर है, 22वीं रैंक है। टॉप दुनिया की टॉप 25 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दोस्तों उसमें आईआईएम का नाम है टॉप में, ठीक है। फिर यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आपको देखने को मिल जाएगा, ये सारे इंस्टीट्यूट्स आपको नजर आएंगे। यहीं पर हम लोग अभी बात कर रहे थे किसकी, जेएनयू की। तो जेएनयू कहाँ पर है, चलो मैं आपको इसके बारे में दिखा देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। इसकी रैंकिंग में यहाँ पर काफ़ी सारी जगह पर है, अलग अलग सब्जेक्ट के बेसिस पर अलग अलग रैंकिंग। जैसे आप यहाँ पर देख पाओगे जेएनयू, फिर यहाँ पर भी है लिंग्विस्टिक में, यानी सब्जेक्ट की देखोगे तो लिंग्विस्टिक वाले सेक्शन में भी टॉप पर है ना। लैंग्वेज लिटरेचर में भी यहाँ पर जेएनयू का नाम है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम चीज़ों को देख पाएंगे। तो ये सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर बाकी रैंकिंग्स दी गई हैं। क्लियर। तो खैर इतना मायने नहीं रखता है एग्जाम के लिए, तो इतना कोई आपने माथा पीटने की ज़रूरत नहीं है। बस खाली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो स्लाइड है इसको पढ़ने की ज़रूरत है। इस इंडेक्स को रिलीज़ कौन करता है और इंडेक्स को कैलकुलेट करने के पीछे के मेथड्स कौन कौन से हैं, बस। चलिए एक और टॉपिक आता है एग्जामिनेशन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बात हो रही है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के बारे में। एक ऐसा बोर्ड अभी जहाँ पर भारत के जगजीत पवाड़िया, इनको री इलेक्ट किया गया है अपने तीसरे टर्म के लिए। तीसरी बार दोस्तों वो इस इंटरनेशनल बॉडी के यहाँ पर व्यक्ति चुनकर आए हैं, थर्ड टाइम। जिस वजह से यहाँ पर ये पूरी बॉडी न्यूज़ में है और इस बॉडी के बारे में जानना प्रीलिम्स के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत के ये पर्सनैलिटी थर्ड टर्म के लिए चुन के आ चुके हैं, 5 साल तक इस बॉडी में सर्व करेंगे, यानी कि 2025 से लेकर 2030 तक इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अंदर में सर्व करने वाले हैं। अब बात करते हैं इस बोर्ड के बारे में, बोर्ड है क्या एग्जैक्टली। तो दोस्तों इस बोर्ड को बनाया गया था 1968 में। एक इंडिपेंडेंट और क्वासी जुडिशियल मॉनिटरिंग बॉडी है, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, जो यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल कन्वेंशन है, यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो इनका पूरा एग्रीमेंट है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना। स्पेशली यहाँ पर जो नारकोटिक्स हैं, जो यहाँ पर इस तरीके से कह सकते हो नशीले पदार्थ हैं या नशीली दवाइयाँ हैं, नशे के लिए दवाइयों का यूज़ हो रहा है, उसको यहाँ पर कंट्रोल करना या रोकना, ये स्पेशली इसका काम है। इस इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड को दोस्तों बनाया गया था एक सिंगल कन्वेंशन के माध्यम से। एक एग्रीमेंट हुआ था 1961 में, उसके बेसिस पर, और उस एग्रीमेंट के तहत 2 अलग अलग बॉडीज़ को आपस में मिला दिया गया था। एक बॉडी थी परमानेंट सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड और दूसरी थी यहाँ पर ड्रग सुपरवाइजरी बॉडी। इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर ये पूरा हमारा इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड बनता है। अब इस इंटरनेशनल बॉडी में मेंबर्स कितने हैं, तो टोटल 13 मेंबर्स होते हैं और इन 13 के 13 मेंबर्स को इलेक्ट कौन करता है, इलेक्ट करने वाली बॉडी है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। समझ गए। तो जितने भी मेंबर्स हैं दोस्तों वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में काम करते हैं, कोई भी सरकार, किसी भी सरकार का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। तो ये 13 मेंबर्स हो गए। बाकी इसमें 3 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे जो मेडिकल, फार्माकोलॉजिकल हो गए और फार्मास्यूटिकल एक्सपीरियंस के साथ में आते हैं, और इन तीनों मेंबर्स को यहाँ पर नॉमिनेट करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बाकी इनमें से जो 10 मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, या फिर कह सकते हो इस लिस्ट में से उनको नॉमिनेट करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये 3 हो गए वो और 10 हो गए ये। तो इस तरीके से यहाँ पर ये मेंबर्स के बारे में ध्यान रखिएगा। 3 नॉमिनेट हो रहे हैं वर्ल्ड WHO की साइड से और 10 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं इस लिस्ट में
उस जो लिस्ट जो इस लिस्ट से, जिस लिस्ट को यहाँ पर सरकार नॉमिनेट करती हैं। समझ गए। बाकी यहाँ पे अगर आप इसके वर्किंग को देखोगे तो इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है यहाँ पर जो भी इलीगल केमिकल्स हैं उनका जो यूज़ हो रहा है उसको कहीं ना कहीं रोकना। कई बार मेडिसिन्स को बनाने में, यानी दवाइयों को बनाने में भी यहाँ पर इलीगल केमिकल्स का यूज़ हो रहा है, तो उसको यहाँ पर कंट्रोल करना। ये काम इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का काम है। नाम से पता चल रहा है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। समझ गए। चलिए आगे आते हैं एक और टॉपिक पर। अब दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक कम्युनिटी के बारे में बात हो रही जिसका नाम है जेनु कुरुबा कम्युनिटी। अब इस कम्युनिटी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लो ये न्यूज़ क्या है, खबर क्या है, क्यों है चर्चा में। तो बोला जा रहा है पिछले दशकों से जो ये इंडिजिनियस कम्युनिटी है जो स्पेशली वेस्टर्न घाट्स में रहती है, ठीक है, यहाँ भी इंडिया का मैप देखोगे नीचे से जो पेनिनसुलर इंडिया है, ये अपने यहाँ पर केरला हो गया, बाकी स्टेट्स हो गए, तो ये हमारा वेस्टर्न घाट्स यहीं पर है। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि इतने समय से जो यहाँ पर खुद की रहने वाली कम्युनिटी है जिनका नाम है जेनु कुरुबा ट्राइब, ये वेस्टर्न घाट्स में रह रहे हैं लंबे समय से, लेकिन इनके जो बेसिक राइट्स हैं, इनके जो बेसिक हक हैं दोस्तों, वो छीन लिए गए हैं। उनको बेसिक हक नहीं दिए जा रहे हैं। इनके पास में जो अवसर हैं डेवलपमेंट के लिए, वो सारे अवसर यहाँ पर इनसे छीने गए हैं, जिस वजह से कम्युनिटी न्यूज़ में है। अब इनके बारे में गहराई से जानना ज़रूरी है। जो ये जेनु है, इसका कन्नड़ा में मतलब होता है हनी, यानी शहद, और कुरुबा जो है ये होते हैं लास्ट की कास्ट। ठीक है, जेनु जो है हनी से संबंधित है, कुरुबा बेसिकली इनकी कास्ट है, जाति है। तो नाम से यहाँ पर पता चल रहा है जो जेनु कुरुबाज हैं ये हनी गैदरर्स हैं। ज़्यादातर यहाँ पर जो मधुमक्खियों का शहद है उसको इकट्ठा करते हैं, उसी से यहाँ पर पैसा अर्न करते हैं। ट्रेडिशनल हनी गैदरर हैं, पुराने तरीके से यहाँ पर जो बहुत सारा जो शहद है उसको इकट्ठा करते हैं ये ट्राइबल कम्युनिटी। और ये जो कम्युनिटी है ये ज़्यादातर आपको कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों में आपको देखने को मिल जाती है। ये छोटे छोटे सेटलमेंट्स में रहते हैं जिसको नाम दिया जाता है हर्डी। ऑक्यूपेशन की बात करेंगे तो मेन काम इनका यही है, फॉरेस्ट से जो भी चीज़ें मिल रही हैं उन फॉरेस्ट से कलेक्शन करना, माइनर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसको इकट्ठा करना, स्पेशली शहद वगैरह हो गया, शहद जैसे और भी कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो जंगल हमको प्रोवाइड करवाते हैं, उन सबको इकट्ठा करके ये बेचकर अपना पूरा लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखते हैं। और ये इनका जो लाइफस्टाइल है वो सेमी नोमेडिक में लाइफस्टाइल है, यानी इधर से उधर ट्रैवल करते रहते हैं, एक जगह पर फिक्स्ड लोकेशन या फिक्स्ड ठिकाना नहीं, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है। बाकी यहाँ पर इनका पैटर्न अगर देखोगे तो कोई ऐसा मतलब कोई लीडर वगैरह नहीं होता है, वैसे अपना खुद का पैटर्न देखोगे तो ये अलग है ना। इनका पैटर्न अगर आप देखोगे तो इनका जो हर एक छोटे छोटे सेटलमेंट है, मैंने जैसे बोला छोटे छोटे सेटलमेंट जहाँ पे छोटे छोटे घर हैं उसको बोला जाता है हाड़ी। तो हर एक सेटलमेंट लेवल पर क्या होता है, एक हेडमैन होता है जिसको नाम दिया जाता है जो बेसिकली यजमान कहलाता है। एक रिचुअल हेड होता है जिसको यहाँ पर गुड्डा बोला जाता है। तो ये इनका पैटर्न है, रहने तरीका है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए एक और टॉपिक, जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डाउन टू अर्थ मैगजीन के अंदर में ये छपा हुआ है, कई बार डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, आपने देखा होगा। बात हो रही है वैम्पायर वीड के बारे में। तो वैम्पायर वीड एक ऐसी चीज़ जिसने अफ्रीका के अंदर चावल की खेती के ऊपर में सबसे बड़ा नुकसान पहुँचाया है। और रिपोर्ट के अंदर ये बताया जा रहा है कि हर साल 82 मिलियन यूएस डॉलर्स का घाटा हो रहा है। आप इमेजिन करो, इतना बड़ा घाटा यहाँ पर अफ्रीका को फेस करना पड़ रहा है। किसकी वजह से? इस वैम्पायर वीड की वजह से, जिसकी वजह से लगभग 1,40,000 जो घर हैं स्पेशली गांव के अंदर में वो बर्बाद हो चुके हैं। अच्छा, इतनी बड़ी घटना हो रही है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है, तो ये चर्चा इंपॉर्टेंट है। तो ये नई रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है जो चावल की खेती हो रही है, चावल की फसल को मारने वाली एक वीड है। एक दूसरा यहाँ पर प्लांट जिसका साइंटिफिक नेम है रैम्फिकैरपा फिस्टुलोसा। तो एक पैरासिटिक वीड है जो कि चावल की फसल पे उगती है, जिसको राइस वैम्पायर वीड बोला गया है। चावल के साथ साथ मेज़ या दूसरी सीरियल क्रॉप्स को भी ये बर्बाद कर सकती है। जो ये वीड है दोस्तों, ये खुद से ग्रो होती है, इंडिपेंडेंटली ग्रो होती है, इसका किसी के ऊपर यहाँ पर इतना निर्भरता नहीं होती। प्लस इसको आप फर्टिलाइज़र से भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आप देख पाओगे चावल की फसल को पूरी तरह से मार डाला, जो होता है ना खाद वगैरह होता है, उससे भी यहाँ पर इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और ये वीड कहीं ना कहीं अफ्रीका में 35 कंट्रीज़ में कम से कम देखने को मिलती है।
और सबसे ज़्यादा जो बुरी हालत कर रखी है अफ्रीका के अंदर वो कहाँ कहाँ पे कर रखी है? गाम्बिया, सेनेगल, बुर्किना फासो, टोगो, उसके अलावा मॉरिशना, गिनिया बिसाओ, बेनिन, मालावी, तांजानिया। ये वो कंट्रीज़ है जहाँ पर कुछ कंट्रीज जो स्टार्टिंग के उसमें बहुत ज़्यादा असर हुआ हुआ है, लास्ट की कंट्रीज़ में थोड़ा कम असर हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बर्बादी हो रही है इसकी वजह से। क्वेश्चन कैसे बन पाएगा? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, कई बार क्वेश्चन बने हुए भी हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। राम्फिकारपा फिस्टुलोसा ये क्या है? पूछ लिया जाएगा, हाल ही में न्यूज़ में था, ये क्या है? घबरा जाएंगे लोग जिन्होंने यहाँ पर नहीं पढ़ा होगा कि यार ये एग्जैक्टली क्या है, कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एक वैम्पायर वीड है, इसको वैम्पायर वीड, स्पेशली राइस वैम्पायर वीड के नाम से यहाँ पर इसको हम जानते हैं। तो एक बड़ी खबर है, इस वजह से याद रखना भी हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए एक और टॉपिक जिसको हम जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाएंगे। यहाँ पर बात हो रही है एक फिजिस्ट जिनका नाम है पीटर हिग्स, जिन्होंने गॉड पार्टिकल को डिस्कवर किया था, हिग्स बोसन को डिस्कवर किया था। इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, 94 की एज थी, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। तो पीटर हिग्स की 1964 की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मास गिविंग पार्टिकल, जिसको हिग्स बोसन के नाम से जाना गया, गॉड पार्टिकल के नाम से जाना गया 2013 में। ठीक है, और फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ भी इनको 2013 में दिया गया था। तो एक नोबेल प्राइज़ विनर भी आपको ये देखने को मिल जाते हैं। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, वन डे एग्जामिनेशन के लिए इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो हिग्स बोसन के बारे में भी आपने पढ़ना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो हर एक चीज़ बनी है आज यूनिवर्स में, वो यहाँ पर छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं उससे बनी है। भाई कोई भी चीज़ अगर बनी है आपके आसपास, सारी चीज़ें जो भी बना है पूरे ब्रह्मांड में, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। उसी को यहाँ पर इन्होंने बहुत डिटेल से समझाया। जैसे मैंने बोला, हमारे पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में हर एक चीज़ मॉलिक्यूल से बनी हुई है, और वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद एटम्स का कॉम्बिनेशन है, छोटे छोटे एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है ना। अब जो एटम है दोस्तों, अगर आप देखोगे तो एटम के अंदर में एक कोर इलेक्ट्रॉन होता है, कोर या मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहीं पर अगर आप देखोगे, वो जो कोर है वो बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, फिर वो प्रोटॉन आ जाते हैं, प्रोटॉन उससे छोटी चीज़ हो गई, तो प्रोटॉन यहाँ पर बनते हैं क्वार्क्स एंड ग्लूऑन से। यानी समझ रहे हो, छोटा सा छोटा पार्टिकल जिसकी वजह से यहाँ पर चीज़ें बन रही है। मॉलिक्यूल से मिलकर हर एक चीज़ बनी हुई है, लेकिन मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है? इससे, इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है, और इसके पीछे हिग्स बोसन है। हिग्स बोसन के पास में फील्ड है जिसको हिग्स फील्ड का नाम दिया जाता है। समझ गए? तो यहां पर बोला जा रहा है जो भी चीज़ें बनी है, हर एक चीज़ बनती है, वो छोटे छोटे एलिमेंट्स को साथ में मिलकर बनती हैं। तो उसमें सबसे छोटा पार्टिकल यहां पर आप देख पाओगे तो वो है हिग्स बोसन। क्लियर? इसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। और जो ये पार्टिकल है दोस्तों, इसको फाइनली डिस्कवर किया गया था साल 2012 में, जब जो रिसर्चर्स हैं वो लार्ज हैड्रॉन कोलिडर में थे। उस समय पर यह मोस्ट पावरफुल पार्टिकल को यहाँ पर ये डिस्कवर कर पाए, और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सामने वो रख पाए। तो हिग्स बोसन एक कह सकते हो कि फंडामेंटल रोल प्ले करता है सब एटॉमिक फिजिक्स के अंदर में, इस वजह से इसको गॉड पार्टिकल बोलते हैं। समझ गए? इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो जो हिग्स बोसन है, इसका जो मास है वो है 125 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, इसका मतलब अगर आप देखोगे तो 130 टाइम्स ज़्यादा मैसिव है ये प्रोटॉन से। बोसोन क्या है? बोसोन यहाँ पर एक फोर्स कैरियर आपको देखने को मिल जाता है। जब कह सकते हो कि फोर्स कैरियर पार्टिकल बोसोन को बोला जाता है, जब कोई पार्टिकल आपस में इंटरैक्ट करते हैं तब उसके यहाँ पर बारे में बात हो रही है। समझ गए? क्लियर? तो ये यहाँ पर हिग्स बोसोन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है। एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, ज़्यादा डिटेल से पढ़ना चाहूँ तो काफ़ी कुछ पढ़ा सकता हूँ, बट क्योंकि हम यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ पे इतना गहराई से आपसे ये पूछा नहीं जाएगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए जिसके बेसिस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। हर एक टॉपिक पर ऐसा भी नहीं पूरा पीएचडी करना है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अब एक और आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, इसको आप जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के साथ में लिंक कर पाओगे। बात हो रही है इजराइल ने अभी पहली बार फर्स्ट टाइम ऐड कर दिया गया है, तो ऑब्वियसली एग्जाम के लिए तो भैया इंपॉर्टेंट है। तो इजराइल ने पहली बार सी डोम डिफेंस सिस्टम अपना तैनात कर दिया है। क्यों? आओ ज़रा इसके बारे में जानते हैं डिटेल से। और क्या है इजराइल का ये सी डोम सिस्टम? तो दोस्तों इजराइल के आयरन डोम के बारे में तो आपने सुना होगा,
कहोगे हाँ सुना है, कई बार मैंने आपको पढ़ाया भी है। आयरन डोम में क्या होता है, आओ पहले मैं आपको थोड़ा सा आयरन डोम के बारे में बताता हूँ, उसके बाद यहाँ पे हम सी डोम के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आयरन डोम में इजराइल ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि दुश्मन का रॉकेट अगर आ रहा होगा तो वो दुश्मन का रॉकेट हमारे एरिया में गिरेगा नहीं, उसको हवा में ही आयरन डोम खत्म कर देगा। जैसे ये मान लो दुश्मन का रॉकेट है, हमने आयरन डोम सिस्टम लगाया। आयरन डोम में 3 चीज़ें सेट करनी होती है, 3 चीज़ों का पूरा सेट होता है। एक लॉन्चर है, दूसरा कंट्रोल सिस्टम है, तीसरा रडार है जो कि डिटेक्ट करेगा भैया रॉकेट कहाँ से आ रहा है दुश्मन का। ये यहाँ पर पूरा पॉइंट डेवलप करेगा, देन उसके बाद में लॉन्चर जाकर क्या करेगा, उस रॉकेट को हवा में मारकर गिरा देगा। तो ये 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं इस आयरन डोम सिस्टम में। इन तीनों को सेट किया जाता है, जैसे यहाँ लगा दिया जाएगा, मान लो कोई रॉकेट आ रहा है दुश्मन का तो ये हवा में गिरा देगा, जिससे ये पूरा एरिया सुरक्षित रहेगा। ये इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है। ये एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि इजराइल को आज के समय पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है। समझ गए? इसके पास में ये ताकत है कि अगर इसकी तरफ मल्टीपल रॉकेट्स, ढेर सारे रॉकेट्स एक साथ आ रहे हैं अटैक करने के लिए, तो उनको भी यह हैंडल कर सकता है। इस पूरे आयरन डोम्स को डेवलप किसने किया था? राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने और इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री ने, दोनों ने मिलकर यहाँ पर इसको डेवलप किया। और 2011 में दोस्तों आयरन डोम ऑपरेशनलाइज हो गया था। इसका यूज़ हम 2011 से कर रहे थे। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की। तो आयरन डोम के फीचर क्या है? आयरन डोम को यहाँ पर पावर मिलती है मिसाइल डिफेंस बैटरीज से। ये एक ऑल वेदर कैपेबिलिटीज़ के साथ में आता है, यानी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर क्षमता है कि ये रातों दिन पूरी तरह से काम कर सकता है, 24 घंटे फंक्शन कर सकता है। इसको बस खाली सेट करके रखना है, दुश्मन का रॉकेट कभी भी आएगा, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, उसको हवा में गिरा देगा ये। समझ गए? और इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि वो मिसाइल्स को शूट डाउन कर सके। इसकी जो रेंज है 40 माइल्स के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। इसके पास में ये भी क्षमता है कि ये मूव कर सकता है इधर से उधर। उसके अलावा इस पूरे आयरन डोम में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक रडार हो गया, एक कमांड कंट्रोल सिस्टम और तीसरा यहाँ पर इंटरसेप्टर जो कि मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो यह है आयरन डोम। लेकिन अब इसी आयरन डोम के जरिए या इसकी मदद से हम सी डोम समझेंगे। आयरन डोम दोस्तों ज़मीन पे रख के चला रहे हैं, और जो सी डोम है, सी डोम में फ़र्क यह है कि भाई इसको हम जहाज पे रख कर भी चला सकते हैं। जहाज पे रख दो, दुश्मन के रॉकेट को हवा में उड़ा देगा। तो ये सी डोम वाला सिस्टम आपको नजर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। तो इजराइल का जो आयरन डोम है ये एयर डिफेंस सिस्टम है, इसी का नेवल वर्जन, इसी वर्जन को मतलब इसी तरीके का यहाँ पर नेवी के लिए इस प्रकार का सिस्टम रेडी कर दिया गया, जिसको सी डोम का नाम दिया गया। तो जो नेवल एयर डिफेंस सिस्टम कह लो, मैरीटाइम वर्जन कह लो यहाँ पर। ठीक है, तो 2011 में तो वैसे इजराइल ने आयरन डोम बनाया, फिर उसके कुछ साल बाद 2014 में लगभग इन्होंने सी डोम अपना तैयार कर लिया था। सबसे पहली बार सी डोम यहाँ पर दुनिया के सामने इन्होंने दिखाया, और फर्स्ट टाइम इसका यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है भाई आयरन डोम और सी डोम में फ़र्क क्या है? तो आयरन डोम आप ज़मीन से चलाओगे, सी डोम जब बात करेंगे तो यहाँ पर ये जहाज़ से चलाया जा सकता है। प्लस आयरन डोम में 3 कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग, यहाँ पर सी डोम में सब आपस में इंटीग्रेटेड है, सब एक साथ में जुड़े हुए हैं। रडार, डिटेक्टर, हर एक चीज़ यहाँ पर इसमें जुड़ी हुई है। समझ गए? इसके अपने खुद का ही यहाँ पर डेडिकेटेड रडार होता है, वो सब इसमें जुड़ा हुआ होता है। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। मेरे से जितना कोशिश हो रहा है मैं बहुत हर एक चीज़ को सिंपल करके मतलब इस तरह के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई नया व्यक्ति भी जुड़ा है जिसको कोई कुछ भी नहीं पता है, समझो सपोज, उसको भी यहाँ पर ये हर एक चीज़ समझ में आए। क्लियर? चलिए एक और टॉपिक अभी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों भारत ने अपना एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर लिया है। वो टारगेट यह है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी काला अज़र नाम की जो बीमारी है दोस्तों, इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग साल 2020 में इंडिया के पास में 18% काला अज़र की बीमारियां देखने को मिलती थी पूरे दुनिया भर के कंपैरिजन में। तो भारत में कई सारी बीमारियां थी, मतलब काफ़ी सारी मतलब लोग थे जो काला अज़र से पीड़ित थे। बट इंडिया ने अपना टारगेट अचीव किया। इंडिया यहाँ पर अपना टारगेट लेकर चल रहा है कि भाई हम यहाँ पर पूरी तरह से एलिमिनेट करेंगे, उस टारगेट को अचीव कर रहा है ताकि इस काला अज़र बीमारी को ख़त्म किया जा सके। और टारगेट अचीव कर ही चुका है दोस्तों लगभग, जहाँ पे हम काला अज़र बीमारी को ख़त्म कर चुके हैं। ये खुद एक रिपोर्ट के तहत बताया गया। नाउ एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। एग्ज़ाम में अगर कुछ पूछा गया तो काला अज़र के बारे में पूछा जाएगा, ये बीमारी है क्या, इसके बारे में डिटेल्स आपने पता होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए।
तो काला अज़र बोल लो या इसको विसेरल लेशमैनियासिस के नाम से जान लो। एक सेकंड डेडलीस्ट पैरासिटिक डिजीज़ है मलेरिया के बाद। तो सबसे पहली मलेरिया जानलेवा बीमारी है, उसके अलावा दूसरी यहाँ पर ये काला अज़र है। बोला जाता है एक खतरनाक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है जिसके ऊपर इतना स्पेशल फोकस लोगों ने नहीं किया है। जैसे यहाँ पर सांप के काटने के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है, वैसे एक बीमारी ये भी है, बट ये प्रॉब्लम है। 76 देशों की सबसे बड़ी दिक्कत है काला अज़र। काला अज़र को हम कभी कभी ब्लैक फीवर के नाम से भी जानते हैं या डम फीवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो स्किन का कलर है वो पूरी तरह से बदल जाता है। इन्फेक्शन के दौरान स्किन पर बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे जो दाने हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ये बीमारी होती है एक प्रोटोजोआन पैरासाइट की वजह से, ध्यान रखिएगा, और ये फैलता है सैंड फ्लाई की मदद से। ये जो कीड़ा है फीमेल सैंड फ्लाई, इसकी वजह से यहाँ पर बीमारी फैलती है। तो इंडिया में अगर आप देखोगे तो लेशमैनिया डोनोवानी एक लौता पैरासाइट है जिसकी वजह से बीमारी फैलती है। तो भारत में ये वाला पैरासाइट है, ध्यान रखिएगा, इसकी वजह से बीमारी पूरी तरह से फैली है, इन्फेक्शन फैल रहा है। तो ये जो पैरासाइट है ये ज़्यादातर यहाँ पर हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है, और हमारे बॉडी में काला अज़र को पूरी तरह से भर दे रहा है। समझ गए। अब जो ये डिजीज़ है दोस्तों, ये ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं उनको अफेक्ट कर रही है। स्पेशली यहाँ पर कुछ ऐसे लोग जो माल न्यूट्रिशन से गुजर रहे हैं, है ना, या फिर कह सकते हो कि अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, पोषण नहीं मिल पा रहा है उनको, है ना, या फिर कह सकते हो प्रॉपर घर रहने वगैरह का नहीं है, प्रॉपर खाने ना मिलने की वजह से उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है। तो ये इन सब कारण की वजह से कहीं ना कहीं जो ये बीमारी है वो आज के समय पर घातक साबित होती चली जा रही है। अब काला अज़र में अपने आप सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कुछ लक्षण नज़र आते हैं जब भी किसी को बीमारी होती है। तो लक्षण में जैसे यहाँ पे देखने को मिलेगा, काफ़ी तेज़ी से वज़न कम हो जाएगा, स्प्लीन या लीवर के अंदर में सूजन आ जाएगी, एनीमिया होने लगेगा, बॉडी में ब्लड की कमी होने लगेगी। और जो ये बीमारी है इसको अगर आप टाइम पर ठीक नहीं करोगे या शुरुआत में ही उसको ठीक नहीं करोगे तो ये इसकी वजह से इंसान की जान भी जा सकती है। एक इंडिविजुअल व्यक्ति की 2 साल में जान जा सकती है अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो। इतनी खतरनाक बीमारी है ये। इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो काला अज़र को ठीक करने के लिए एक दवाई है जिसका नाम है लिपोसोमल AMB। तो दवाई है जिसका यहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसके अलावा कुछ और ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे यहाँ पे देख पाओगे पेरोमोमिसिन है, उसके अलावा मिल्टेफोजिन है, मल्टी ड्रग थेरेपीज़ होती हैं जिसके माध्यम से यहाँ पर इसको ठीक किया जा सकता है। तो ये काला अज़र के बारे में सारा का सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया, ध्यान रखिएगा। चलिए एक और टॉपिक एग्जाम के लिए यहाँ पर बात हो रही है। 2 people ड्रॉन इन टोन्स रिवर। 2 लोग अभी यहाँ पर इस टोन नदी में डूब गए नहाते वक्त, जिस वजह से यहाँ पर जो टोन नदी है वो न्यूज़ में आई हुई है। और टोन नदी जैसे कोई नदियाँ वगैरह होती हैं ना, उनकी ट्राइब्यूटरीज वगैरह कई बार क्वेश्चंस UPSC में पूछ ले जाते हैं। ये नदी इंपॉर्टेंट है, क्यों कि यमुना से इसका कनेक्शन है, यमुना की सहायक नदी। और मैं आपको बताऊँ यमुना को लेकर ऑलरेडी UPSC सवाल पूछ चुका है, ब्रह्मपुत्रा को लेकर UPSC सवाल पूछ चुका है। समझ गए। जब बात करें टोन रिवर की, आज आपको इसको मैप में भी देखना है, तो मैप में किस तरीके से देख सकते हो और क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने पता करनी होती है, ज़रा मैं आपको ये बता देता हूँ। टोन रिवर दोस्तों यमुना नदी की एक सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी सहायक नदी आपको देखने को मिलेगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी नजर आएगी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ से आती है, हिमालय से यहाँ पर निकलती है टोन नदी। अगर मैं आपको इसका एक पर्टिकुलर मैप दिखाऊं तो ये आपको यमुना नदी देखने को मिल रही है ना, ऊपर गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है और यहीं पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। उसके अलावा यहाँ पर पास में आप देख पाओगे टोन नदी भी आ रही है। टोन नदी आती है और आकर सीधा यमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो। तो यमुना नदी की एक सहायक नदी है टोन नदी। ठीक है, टोन नदी का ओरिजिनेशन देखोगे तो जैसा मैंने बोला, जो हमारी हाइट है लगभग 6315 मीटर की ऊंचाई से दोस्तों यहाँ पर यह ओरिजिनेट होती है। स्पेशली उत्तराखंड के अंदर में बंदरपूंछ नाम का यहाँ पर माउंटेन है, वहाँ से ये नदी निकलती है। फिर गढ़वाल वाले रीजन से गुजरती है उत्तराखंड में, देन हिमाचल प्रदेश को टच करती है, देन उसके बाद जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, फिर यमुना नदी इस तरीके से बहती भी आती है। तो इसलिए बोलते हैं यमुना नदी की एक सहायक नदी है और उसी सहायक नदी को हम इंग्लिश में ट्राइब्यूटरी बोल देते हैं, ट्राइब्यूटरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। बाकी यहाँ पर टोन नदी की जो दोस्तों लेंथ है वो 200 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है टोन नदी एक ट्राइब्यूटरी है, लेकिन साथ ही साथ में यमुना के अंदर में बहुत सारा पानी प्रोवाइड करवाती है। ये भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्ट है। बाकी
यहाँ पे अगर आप लोकेशन तो वैसे मैंने आपको बता ही दिया है, तो कुछ इतनी खास चीज़ नहीं है। आप टोन नदी देखोगे, इसके आसपास की घाटी देखोगे, तो वहाँ पे आसपास कई सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, इंडिजिनियस कम्युनिटी, जैसे जौनसारी कम्युनिटी हो गया, भूतिया कम्युनिटी हो गया। ये वो कम्युनिटीज़ हैं, वो यहाँ पर ग्रुप्स हैं जो इस नदी के आसपास रहते हैं। उनका रहने तरीके का जो ट्रेडिशन है वो काफ़ी यूनिक है। उसके अलावा उनकी जो भाषा है, अपनी लोकल भाषा है, लाइफस्टाइल काफ़ी यूनिक सा देखने को मिलेगा, जिसके बेसिस पर वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चलिए, एक और आर्टिकल एग्जाम के लिए काफ़ी रेलिवेंट है। यहाँ पर बात हो रही है, लैंसेट पेपर ने अभी एक प्रूफ प्रोवाइड करवाया है फॉर अनडिनाएबल लिंक बिटवीन हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड डायबिटीज़। तो एक पेपर प्रोड्यूस हुआ है दोस्तों, प्रोड्यूस क्या हुआ है, एक पेपर पब्लिश किया गया, आप ऐसा कह लो। यहाँ पर ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कनेक्शन डायबिटीज़ के साथ में दर्शाया गया है। तो समझेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है और इसका डायबिटीज़ के साथ में स्पेशल कनेक्शन क्या है, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा बड़े सिंपल तरीके से। तो हुआ क्या, एक इंटरनेशनल स्टडी आती है। उस इंटरनेशनल स्टडी में यहाँ पर सजेस्ट किया गया कि अगर कोई व्यक्ति लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कंजम्पशन करता है, तो इससे अगर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला डाइट आपका चल रहा है, तो उससे टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। आपको डायबिटीज़ नहीं होगा या डायबिटीज़ से बच जाओगे, लेकिन उसके लिए जो डाइट आपने फॉलो करनी होगी वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की होनी चाहिए। सवाल यह है, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है? तो दोस्तों, ये फूड के पर्सपेक्टिव में देखा जाता है। अब मान लो यहाँ पर बात हो रही है कार्बोहाइड्रेट्स की। कोई ऐसे फूड जिसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं, रोटी वगैरह हो गया, चावल हो गया, इसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत ज़्यादा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग वाले जो फूड्स होते हैं दोस्तों, है ना, ये हमारे ब्लड शुगर पर एकदम इम्पैक्ट भी डालते हैं। चावल आप ज़्यादा खा रहे हो, देखो आपको पता होगा डायबिटीज़ में चावल खाने को मना कर देता है डॉक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा हैं, जाते यहाँ पर आपके ग्लूकोज को एकदम से स्पाइक करेगा, ठीक है, आपके शुगर को स्पाइक करेगा। और यही यहाँ पर बोला जा रहा है, जितना ब्लड शुगर मतलब कोई ऐसा खाना आपने खाया जिसको खाने के बाद आपका ब्लड शुगर एकदम से बढ़ता चले जा रहा है, आपकी ब्लड शुगर की रीडिंग इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में ज़्यादा है, उसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स से कंसीडर में उसको ज़्यादा तौर पर देखा जाएगा, हाइयर है वो। समझ गए? तो ये जो फूड है वो फूड आपके ब्लड शुगर लेवल को अफेक्ट करता है। जब उसको आप खाते हो तो यहाँ पर वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कंसीडर किया जा सकता है। क्लियर? और मान लो यहाँ पर अगर कोई ऐसा फूड है जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स में यहाँ पर वो लोअर कैटेगरी में है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम में आता है यहाँ पर वो फूड, तो इससे क्या होगा, इससे जो ब्लड शुगर है दोस्तों वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो खाना खाने के बाद में बढ़ेगा तो, लेकिन बहुत धीरे धीरे यहाँ पर दोस्तों बढ़ता हुआ नजर आएगा। और मान लो आप ज़्यादा, मतलब अगर आप कह सकते हो कि जो हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, इसका मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड वगैरह खा रहे हो, है ना, अगर ज़्यादा फाइबर है, ज़्यादा फैट है फूड में, तो इसका मतलब यहाँ पर वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कम है। तो ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है? ग्लाइसेमिक लोड बेसिकली यही है, किसी भी फूड में कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी एंड क्वालिटी, उसमें कार्बोहाइड्रेट किस क्वालिटी का है और कितने लेवल में भरा हुआ है, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, ध्यान रखिएगा। और यही चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं आपके बॉडी के ऊपर में। तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला जो फूड है वो आपके शुगर को ज़्यादा स्पाइक करेगा, और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड जो है आपके शुगर को कम स्पाइक करेगा। ये यहाँ पर सिंपल सा निचोड़ है इस आर्टिकल का। जिसमें कार्ब्स कम होंगे वो आपके शुगर को कम स्पाइक करेगा, क्योंकि शुगर जितना यहाँ पर बढ़ेगा या जितना आप ऐसा प्रोडक्ट खाओगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो शुगर बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, डायबिटीज़ के चांसेस इंक्रीज होंगे। डायबिटीज़ क्या होता है? डायबिटीज़ वो कंडीशन होती है जब हमारे बॉडी में जो पेनक्रियास होता है वो अच्छे से इंसुलिन नहीं बना पाता। तो कहोगे इंसुलिन क्या है? इंसुलिन दोस्तों एक ऐसा हार्मोन है, ये आप देख पाओगे, ये हमारे बॉडी में पेनक्रियास है, ये इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को या ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो इंसुलिन अगर अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जो शुगर लेवल है उसकी स्थिति बिगड़ जाएगी। समझ गए? तो डायबिटीज़ भी दो प्रकार की होती हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़ और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़। जब बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की, तो एक ऐसी कंडीशन है जहां पर एक इंसान का इम्यून सिस्टम पूरी तरह से इंसुलिन मेकिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे पेनक्रियास में। कहने का मतलब है टाइप 1 डायबिटीज़ वो कंडीशन है जब हमारी बॉडी बहुत कम मात्रा में इंसुलिन बना रही हो, बहुत कम मात्रा में, या बना ही ना रही हो।
तो इंसुलिन नहीं बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो शुगर लेवल है बॉडी में कंट्रोल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए यही हार्मोन तो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करेंगे तो टाइप 2 डायबिटीज़ कब होता है? जब हमारी बॉडी जो है इंसुलिन का सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रही है। बॉडी में इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन सही तरीके से वो बॉडी यूज़ नहीं कर पा रही है। ये वाली डायबिटीज़ जो है ज़्यादातर जब बॉडी में वेट ज़्यादा हो जाता है या आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हो उसकी वजह से यहाँ पर होता है। ठीक है। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाओगे, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड को खाओगे तो इससे यहाँ पर क्या होगा, जो आपका टाइप 1 डायबिटीज़ है वो कम होने के चांसेस होंगे। फिर एक और आर्टिकल एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। यहाँ पर बात हो रही है कि कैसे लेवेंडर के कल्टीवेशन ने, लेवेंडर की जो खेती हुई है उसकी वजह से जो छोटे छोटे किसान थे जम्मू कश्मीर में वो बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है जिसको यहाँ पे पब्लिश किया गया है। आओ मैं आपको लेवेंडर कल्टीवेशन के बारे में बताता हूँ और ऐसा क्या हुआ कि छोटे किसान बड़े बड़े बिजनेसमैन बनकर आए। इस लेवेंडर की वजह से लेवेंडर ने उनको माला माल कर दिया। तो दोस्तों हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 700 एकड़ से ज़्यादा जो ज़मीन आज के समय पर देखने को मिल रही है या खेती हो रही है जम्मू कश्मीर में, वो यहाँ पर लेवेंडर की हो रही है। 2017 से अब तक देखोगे तो 700 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हो चुकी है जिसमें यहाँ पर लेवेंडर उगाया जा रहा है। समझ गए? अब जो लेवेंडर का कल्टीवेशन है इसकी शुरुआत कैसे होती है? जो ये लेवेंडर पूरी फसल है, जो ये क्रॉप ऐसे बैंगनी कलर की नज़र आती है, ये यूरोप की नेटिव क्रॉप है, लेकिन इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था जम्मू कश्मीर वाले रीजन में अरोमा मिशन के तहत। ये एक छोटी सी फसल देखने को मिलेगी जो कि बहुत ज़्यादा खुशबूदार होती है। इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तो इसकी स्पेशलिटी यही है, कई बार ये दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है लेवेंडर, और कई बार ज़्यादातर तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। और आपको पता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की जो प्राइसेस हैं वो क्या होती हैं, या फिर कह सकते हो जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उसका इंडस्ट्री कितने बड़े लेवल पर काम करती है। तो ये जो लेवेंडर है इसका ज़्यादातर खुशबू के तौर पर यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और लेवेंडर की फसल उगाने के लिए कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है। जैसे मिट्टी की जब बात करते हैं तो प्रॉपर एक कह सकते हो ऑर्गेनिक मैटर के साथ में जुड़ी हुई सॉइल होनी चाहिए, है ना। जो ये फसल है काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो इसके लिए एक हेल्दी सॉइल की ज़रूरत होती है हमारे लिए। उसके अलावा रेनफॉल की बात करेंगे तो 300 से लेकर 1400 mm पर ईयर के हिसाब से रेनफॉल चाहिए होती है, तब ये फसल बढ़िया तरीके से उग पाएगी। क्लाइमेट की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक हार्ड और टेम्परेट जो प्लांट है ना, ये जो प्लांट है एक हार्ड टेम्परेट प्लांट है, तो इसके लिए यहाँ पर अगर ये सूखा पड़ गया है तो उसको भी आराम से टॉलरेट कर पाएगा। अच्छी खासी मात्रा में थोड़ा धूप भी चाहिए होता है अगर इस फसल को ग्रो करवाना है तो। बाकी इस फसल का यूज़ कहाँ पे होता है? जब लेवेंडर कल्टीवेट कर लिया जाता है, कटाई हो जाएगी, तो इस लेवेंडर का दोस्तों कई सारी जगह पर इस्तेमाल होता है, जैसे फ्लेवरिंग में, उसके अलावा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, जैसे मैंने बोला कॉस्मेटिक में सबसे ज़्यादा परफ्यूम, साबुन, आजकल अगरबत्ती, धूपबत्ती ये सब भी आ रही हैं दोस्तों यहाँ पर लेवेंडर वाले फ्लेवर की। तो लेवेंडर का यहाँ पर यूज़ इन सब चीज़ों में किया जाता है। इंडस्ट्रियल पर्पज़ में भी यहाँ पर लेवेंडर का यूज़ होता है। तो इसका जो प्राइस ऑब्वियस सी बात है, इसका जो दाम है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है मार्केट में। समझ गए? नाउ एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसको हम जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में लिंक करेंगे, लाइव मिंट की रिपोर्ट है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे जो डीमैट अकाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट से किस तरीके से या किस प्रकार से अलग होता है, वो यहाँ पर कुछ डिफरेंस क्रिएट करे गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट में क्या फ़र्क होता है। इकोनॉमी के लिए रेलिवेंट है, हाल ही में यह न्यूज़ में आया है। तो चलिए पहले हम बैंक अकाउंट के बारे में बात करेंगे, फिर मैं आपको डीमैट अकाउंट के बारे में बताऊंगा। अब बैंक अकाउंट के वैसे बारे में ज़्यादातर लोगों को पता होगा, डीमैट के बारे में कम लोगों को पता होगा। बैंक तो नॉर्मली सबको पता है, जो नॉर्मल बैंक है उसमें आप अकाउंट ओपन करवाते हो, उस अकाउंट के माध्यम से वो बैंक आपको कई सारी सर्विस देता है जिसमें आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, बिल पेमेंट्स कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको उस अकाउंट से मिल जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप कर सकते हो फंड्स वगैरह होल्ड कर सकते हो, कैश के फॉर्म में डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ, ट्रांसफ़र, ये सब कुछ हम डिस्कस कर ही चुके हैं। और बैंक को रेगुलेट करने की जो बॉडी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सबको पता है। जितने भी बैंक्स हैं आपको देखने को मिलेंगे भारत के अंदर में, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, उन कमर्शियल बैंक के ऊपर उनके एक कह सकते हो कि रेगुलेटरी बॉडी बैठी है, सेंट्रल बैंक बैठा है जिसको हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो आरबीआई यहाँ पर रेगुलेट करता है सभी कमर्शियल बैंक्स को। इन बैंक्स के माध्यम से में आपको और सर्विसेज मिलती हैं जैसे पेमेंट्स की, उसके अलावा एटीएम्स की, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, है ना, ये सारी सर्विसेज आपको बैंक के थ्रू मिल जाती है। बट जो डीमैट अकाउंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कई सारे लोग जो स्टॉक मार्केट के अंदर दिलचस्पी रखते होंगे या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते होंगे, उनको डीमैट अकाउंट के बारे में पता होगा।
डीमैट बेसिकली डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट है, आप इसको ऐसे इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। दोस्तों आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता होगा, एक ज़माना था जब यहाँ पर स्टॉक मार्केट में सारा काम पेपर वाला हुआ करता था, सारे काम पेपर्स में करके वो सारे पेपर अपने बचा कर रखने पड़ते थे, है ना, सारा पेपर वर्क था। वही पेपर वर्क को ख़त्म कर दिया गया, ख़त्म करके डीमैट अकाउंट ओपन करवाया गया जिसको डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट नाम दिया गया ताकि सारा पेपर वर्क ख़त्म हो जाए, सब कुछ डिजिटलाइज हो जाए। तो ये डीमैट अकाउंट क्या है? डिजिटलाइज अकाउंट है। आप बैंक अकाउंट में क्या हो रहा था, बैंक अकाउंट में जो आपको अकाउंट ओपन है उसमें आप कैश जमा करो, वो फिजिकल कैश आपका रखा हुआ है, जब चाहो आप निकाल लो। लेकिन डीमैट अकाउंट में क्या होता है, आप कैश को डिजिटल फॉर्म में अपने अकाउंट में रख रहे होते हो, समझ गए। आपका जो फिजिकल शेयर्स होते हैं, आप कंपनी के शेयर जब परचेज करते हो ना तो उसको एक डिजिटल फॉर्म में रखते हो इस डीमैट अकाउंट में। और आपको पता होना चाहिए स्टॉक मार्केट में अगर किसी को एंटर करना है, किसी को भी यहाँ पर ये शेयर बाजार में पैसा लगाना है या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए डीमैट अकाउंट होना इज़ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला कदम डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर ये अकाउंट नहीं है तो आपका स्टॉक मार्केट में नो एंट्री, अकाउंट होना ज़रूरी है, उसके बाद ही सारा काम हो पाएगा। सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है। आप डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, जो शेयर्स वगैरह हैं उसका व्यापार कर सकें, स्टॉक्स परचेज कर सकें, खरीद सकें, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, है ना, ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हो गए, इनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बाय और सेल कर सकें, सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र कर सकें। तो यह है यहाँ पर डीमैट अकाउंट। यहाँ पर आपके स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह डिजिटल फॉर्म में हैंडल किए जाते हैं। अब जैसे हमने देखा था कि जो बैंक होती है वो सभी बैंकों को रेगुलेट करने के लिए उनके ऊपर एक सेंट्रल बैंक बैठा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी प्रकार से जो यहाँ पे हमारा स्टॉक मार्केट है पूरा, अब स्टॉक मार्केट में भी आपको पता होगा निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, इस तरीके से आप देख पाओगे सेंसेक्स में देश की टॉप 30 कंपनीज, निफ्टी 50 में देश की टॉप 50 कंपनीज और भी कई सारे सेक्शंस ओपन हैं। तो इस पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कौन सी बॉडी है, वो है सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। समझ गए, ध्यान रखिएगा। तो जैसे वो RBI है वैसे यहाँ पर ये सेबी इस पर रेगुलेशन लगाता है। तो ये यहाँ पर डीमैट और बैंक अकाउंट के बीच का एक छोटा सा डिफरेंस है। चलिए एक और आर्टिकल एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट, इसको भी आप इकोनॉमी से लिंक कर पाओगे, लेकिन साथ ही साथ में GS पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिंक कर पाओगे। तो DGTR ने रेकमेंड किया है एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन सोडियम साइनाइड इंपोर्ट्स। हुआ क्या है, चाइना जैसी कंट्री से दोस्तों भारत सोडियम साइनाइड को इंपोर्ट करता है। तो अभी इस इंपोर्ट के ऊपर में रोक लगाई जा रही है, कह सकते हो रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है एंटी डंपिंग ड्यूटी को रेकमेंड करके। ये बात खुद DGTR ने मेंशन की है। DGTR क्या है, यह है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, व्यापार को लेकर वर्क करने वाली बॉडी है, ये ध्यान रखिएगा। इसने हाल ही में रेकमेंड किया सरकार को कि भाई जो हम सोडियम साइनाइड इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना, यूरोपियन यूनियन, जापान या कोरिया से, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाओ। अगर ये ड्यूटी लगा देंगे तो क्या होगा, वो सोडियम साइनाइड महंगा हो जाएगा हमारे देश में, जिसको फिर कोई खरीदेगा नहीं, आप ऐसा कह सकते हो। तो इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ही तो हैं एक तरीके से, क्योंकि ये देश क्या कर रही हैं, ये देश यहाँ पे सस्ते में या इनकी सरकारें सपोर्ट करके इसका प्रोडक्शन करवा रही हैं और उसको सस्ते दाम में बेच रही हैं दूसरे देशों में, जैसे इंडिया में लगातार भेजे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है कि भाई ये सारा सामान इधर डंप ना करें सस्ते दाम में, हमारा मार्केट भी तो स्टेबल रखना है हमें, तो हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, ये भी महंगा हो गया। अब मार्केट के अंदर टक्कर के हिसाब से चलेगा, ये ज़्यादा सस्ता नहीं रहेगा। समझ गए। तो ये जो DGTR है इसने ये रिकमेंडेशन दिया है। नाउ फाइनली बात करते हैं ये DGTR डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज है क्या। तो DGTR को दोस्तों हम पहले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड एलाइज ड्यूटी के नाम से जाना जाया करता था जब इसको बनाया गया था 2018 में, लेकिन धीरे धीरे करके इसका नाम यहाँ पर चेंज कर दिया गया। तो एक अकेली नेशनल कंपनी है जो कि यहाँ पर हर प्रकार के जो ट्रेड रेमेडियल मेजर्स हैं या एंटी डंपिंग के जो केसेस हैं या काउंटर वेलिंग केसेस हैं, इन सब चीज़ों को लेकर ये काम करता है। यानी कोई अगर गलत तरीके से व्यापार कर रहा है, कुछ फ्रॉड अपना रहा है, भाई सरकारें सपोर्ट करके सब्सिडी देकर उसको प्रोड्यूस करवा कर दूसरे देश में मार्केट हिलाना चाह रही हैं, तो उस चीज़ को रोकने का काम करता है। भाई उस पर अगर आप सस्ते में बहुत करके बेचोगे इंडिया में तो हम डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे, लो भाई उसको महंगा कर दिया हमने, है ना, इससे हमारा मार्केट स्टेबल रहेगा,
नहीं तो फिर हमारा मार्केट हिल जाएगा, केवल बाहर वाली सामान बिकेगा, अपने देश का प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से ये बॉडी काम करती है। इसके फंक्शन क्या है? एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन करना, सरकार को रिकमेंडेशन प्रोवाइड करवाना, एंटी सब्सिडीज़ को यहाँ पर कंडक्ट करना, उसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस करना, रिकमेंडेशन देना, ये सारा काम यहाँ पर इस बॉडी का है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है, यानी कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है? तो ये बॉडी दोस्तों काम करती है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर में, और ये डिपार्टमेंट हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है। यानी मंत्रालय पूछा जाएगा तो ये मंत्रालय ध्यान रखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में यह बॉडी काम करती है। नाउ सारा यहाँ पर जो खेल है वो है सोडियम साइनाइड का, NaCN। तो ये सोडियम साइनाइड क्या है, क्यों है न्यूज़ में, ये तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि क्यों है न्यूज़ में। अब ये सोडियम साइनाइड एग्जैक्टली क्या है, ज़रा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में आपको ये सोडियम साइनाइड देखने को मिलता है। ये आप देख पाओगे पाउडर फॉर्म में है, क्रिस्टल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर ये नज़र आता है ना। इसमें इक्वल नंबर होते हैं सोडियम कैटायंस के और साइनाइड एनायंस के। उसके बेसिस पर इस NaCN को रेडी किया जाता है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आप देखोगे तो सोडियम साइनाइड का हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? इंसेक्टिसाइड में, कीटनाशक जो होते हैं खेतों में कीड़ों को मारने के लिए जो यहाँ पर यूज़ किया जाता है केमिकल, उसमें यूज़ किया जाता है इसको। उसके अलावा मेटल्स की इंडस्ट्री में, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंसेक्टिसाइड या कोई कलर बना रहे हैं, पिगमेंट्स में, बल्क ड्रग्स में, कई सारी जगह पर सोडियम साइनाइड का यूज़ होता है, जिसके बारे में ये डिस्कशन किया गया है। भैया इसके ये सारे यूजेस हैं, समझ गए? एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ फाइनली आता है हमारा एडिटोरियल डिस्कशन। जैसे मैंने बोला था आज के न्यूज़पेपर में हमारे पास में स्पेशली द हिंदू में दो इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स यहाँ पे नज़र आते हैं। एक तो यहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच टू वन हेल्थ करके जो राइटर है वो है अजय कुमार सूद, जिन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है। दूसरा जो एडिटोरियल है हमारे पास में वो कच्छातीवुड आइलैंड को लेकर है, ये वी सूर्य नारायण ने लिखा है। इनका क्या है पूरा पॉइंट ऑफ व्यू, इसको भी जानेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले हम अपना ये कह सकते हो होलिस्टिक अप्रोच करके जो ये एडिटोरियल है इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे राइटर क्या बोलते हैं दोस्तों, पहले ये समझना। एक सेकंड रुक जाओ। यहाँ पे राइटर का कहना यहाँ पर यह है कि भाई हाल ही में सरकार क्या करती है, एक मिशन को लेकर आती है जिसका नाम है नेशनल वन हेल्थ मिशन, ठीक है। इस वन हेल्थ मिशन के तहत क्या करना है हमें, जो बड़ी बड़ी बीमारियों के आउटब्रेक्स हो रहे हैं, जैसे कोविड-19 देखने को मिला है, ऐसे कई सारी और बीमारियां हैं जो काफ़ी बड़ा खतरा हैं। उन बीमारियों के प्रति एक बड़ा रिस्पॉन्स हमारे पास में होना चाहिए। उन बीमारियों से लड़ने के लिए यहाँ पे हमारे पास में एक पर्टिकुलर कदम होना चाहिए। तो उसी के लिए यहाँ पर तैयारी की जा रही है, जिसके बेसिस पर आप कह सकते हो कि ये हम लोगों ने पर्टिकुलर इनिशिएटिव चलाया या मिशन जो है लेकर आए। तो दोस्तों यहाँ पे राइटर क्या बोलते हैं, आओ ज़रा इसको समझते हैं। राइटर का कहना यहाँ पर यह है कि आज के समय पे अगर आप देखोगे तो ह्यूमंस, एनिमल्स और साथ ही साथ में एनवायरमेंट, ये तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, जिसके बेसिस पर कई सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं। जानवरों से इंसान में बीमारियां शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा कोविड-19 है ना। और केवल इंसान ही नहीं पेंडेमिक से अफेक्ट हो रहे हैं। कहने का मतलब है केवल इंसानों को ही बीमारी नहीं लग रही है, इंसानों में ही बीमारी नहीं फैल रही है भाई, ये बीमारियां जानवरों में भी फैल रही हैं। उसका बड़ा एग्जाम्पल है लंपी स्किन डिजीज़। अब लंपी स्किन डिजीज़ हमने देखा सभी गाय भैंसों में फैला खतरनाक तरीके से, जिसकी वजह से बहुत हज़ारों गायों की या भैंसों की जान गई, और अभी तक लंपी स्किन डिजीज़ न्यूज़ में रहता है। तो इसी बेसिस पर यहाँ पर हाल ही में एक डिसीजन लिया गया नेशनल वन हेल्थ मिशन का। यह डिसीजन यहाँ पे कैबिनेट की साइड से लिया गया। यह अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन बताया जा रहा है राइटर के थ्रू। इनका कहना यह है कि जुलाई 2022 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी थी, एडवाइजरी काउंसिल जो है स्पेशली, जिसको हम बोलते हैं PMSTIAC, तो ये वाला जो काउंसिल है इन्होंने यहाँ पर दोस्तों नेशनल वन हेल्थ मिशन को लाने के लिए बोला। और तब से 13 अलग अलग मंत्रालय और जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, आयुष, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ, एनिमल हस्बेंड्री, एनवायरमेंट, ये सारे मंत्रालय एज वेल एज डिफेंस मिनिस्ट्रीज। तो इस मिशन के तहत ये 13 अलग अलग मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स सब साथ में आ गए, और सबका मेन मकसद या सबका एक कॉमन मिशन है। वो मिशन ये है कि वन हेल्थ एंड वन मिशन।
कहने का मतलब है कि हम लोग जो ये पैंडेमिक है, बड़े बड़ी बीमारियां हैं, महामारियां हैं स्पेशली, उसके लिए अभी से रेडी रहें, जिससे इन फ्यूचर कोविड जैसी कोई बड़ी प्रॉब्लम या बड़ी आपदा हमारे ऊपर ना आए। तो ये एक प्रकार का सभी मंत्रालयों के बीच में सहमति करके एक एग्रीमेंट रेडी किया गया है। समझ गए? अब दोस्तों यहाँ पर कहना यह है कि ये कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ में काम कर रहा है, यानी कि सभी मंत्रालय साथ में मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। और इस पूरे मिशन की जो नींव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 दिसंबर 2022 में रखी, जो कि एक अपने आप में बहुत शानदार इनिशिएटिव हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है। हमें एक्शन लेना भी चाहिए हेल्थ केयर पर्सपेक्टिव से। लेकिन राइटर यहाँ पर ये बोलते हैं कि हमारी जर्नी काफ़ी बेहतर रही है, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ सुधार की ज़रूरत है। जैसे ये जो नेशनल वन हेल्थ मिशन है, इसका जो मेन गोल है वो है नई नई रणनीतियाँ डेवलप करना, जो ये बीमारी है उसके ऊपर एक निगरानी बनाकर रखना, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर काम करना, जो एक मेजर पॉइंट है, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट पर काम करना आज हमारे लिए ज़रूरी भी है, तो इसके ऊपर वर्क किया जाएगा। तो ये जो बीमारियां हैं जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर रही हैं, जैसे कोविड-19, जानवरों को इन्फेक्ट कर रही हैं जैसे लंपी स्किन डिजीज़, इन बीमारियों को पूरी तरह से टैकल करना, इनसे संबंधित आगे फ्यूचर में और कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं उसको स्टडी करना, उसको लेकर सारी चीज़ें रेडी करके रखना। प्लस ये एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच देखने को मिलेगा जहां पे सभी मंत्रालय मिलकर काम करेंगे, बेटर तरीके से प्रिपेयर हो सकेंगे। भाई अगला पैंडेमिक जैसे निपाह वायरस आपने सुना होगा जो चमगादड़ से फैलता है, उससे होने की संभावना है अगला पैंडेमिक, तो उसके लिए अभी से हम यहाँ पर रेडी होते हुए चलेंगे, जिससे कोई बड़ी आपदा हमको ना फेस करनी पड़े, लोगों की जान ना जाए, तुरंत यहाँ पे बड़े बड़े मुद्दों को हम सुलझा सकें। बट राइटर यहाँ पर एक चीज़ और बोलते हैं, इनका कहना यह है कि जो ये पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी जो ये तैयारी है वो इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट आगे भी रहेगी अगर हम रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर में फोकस नहीं करते हैं। तो R&D के ऊपर में फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर आप फोकस करोगे उतना ज़्यादा बेटर तरीके से हम प्रिपेयर हो सकेंगे आने वाली बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए। समझ गए? तो हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को साथ में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, DBT, CSIR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सबको साथ में लेकर आओ, लेकिन यहाँ पे केवल सरकारी डिपार्टमेंट्स को ही नहीं रखना होगा। सरकारी डिपार्टमेंट्स के साथ साथ जो हमारे एकेडमिक सेंटर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, और भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, सभी को साथ में लेकर आना होगा और इसको रियलिटी के अंदर में कन्वर्ट करना होगा। क्योंकि आज ये जो चीज़ें हैं वो केवल ऊपर ऊपर से देखने को लग रही हैं, बट हमें इसको रियल में कन्वर्ट करना होगा। और इस मिशन के तहत दोस्तों यहाँ पे कुछ लैबोरेटरीज़ को भी यहाँ पर क्रिएट किया गया है, और ऐसी लैबोरेटरीज़ को यहाँ पर लेकर आना जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू मैनेज की जाएंगी, साथ मिलकर सर्व करेंगी, बीमारियों से लड़ने का काम करेंगी। तो बट यहाँ पर हमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की भी ज़रूरत है ताकि बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ा जा सके। तो आगे इंडिया जो है अपना कहीं ना कहीं हमें डेटा भी इम्प्रूव करना होगा। राइटर का कहना यह है कि इंडिया को ये बीमारियों को लेकर जो हमारे पास में डेटा एनालिटिक है उसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। इस मिशन के तहत जो हमारे एफर्ट्स हैं वो एफर्ट्स के अंदर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं, आजकल मशीन लर्निंग है उसका यूज़ कर सकते हैं। इनका यूज़ सही काम में बढ़िया तरीके से उपयोग किया जा सकता है। और जो एमर्जिंग अप्रोच हैं, भाई अलग अलग बीमारियों पर एक निगरानी बनाकर रखना, यहाँ से बीमारी उत्पन्न हो सकती है उस चीज़ के ऊपर एक स्पेशल फोकस बनाकर रखना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि तुरंत केस मिलते ही हम उसको तुरंत झट से सॉल्व कर सकें। फिर राइटर का कहना यहाँ पर यह है कि देखो हेल्थ एक ग्लोबल टॉपिक है, ये सही बात है। हेल्थ की जब बात होती है तो दुनिया भर में हम यहाँ पर सिमिलर बात करते हैं। और इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है, अभी आपको पता है लास्ट ईयर G20 का समिट हुआ, जिस बेसिस पर इंडिया ने यहाँ पर उसकी प्रेसिडेंसी को यहाँ पर होल्ड किया। भारत के पास में प्रेसिडेंसीशिप थी, उसमें हमने इस हेल्थ का एक स्पेशल टॉपिक चुना, सभी लोगों को यहाँ पर हेल्थ के बारे में दर्शाया, हेल्थ में सभी लोगों को साथ में आने के लिए बोला। तो ये जो वन हेल्थ है ये केवल एक बीमारी तक सीमित नहीं है, इसमें हमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट, फूड सेफ्टी, प्लांट डिजीज़, हर एक चीज़ के ऊपर फोकस करना होगा। इवन क्लाइमेट चेंज जैसे मैटर के ऊपर भी स्पेशल फोकस करके चलना होगा। ठीक है, ये जो अप्रोच है बढ़िया अप्रोच है, राइटर ने बोला है, बट इसमें अगर हम सही तरीके से कदम उठाते हैं तो सक्सेसफुल है, अदरवाइज़ यहाँ पर ये भी बाकी सारे बड़े बड़े मिशंस की तरह फेल होने में कसर नहीं छोड़ेगा। समझ गए? तो ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा। नाउ एक और आर्टिकल है
यह कह सकते हो हमारा एक और एडिटोरियल है। कच्चातीवू आइलैंड को लेकर ये पूरा एडिटोरियल है। अब दोस्तों कच्चातीवू का मुद्दा तो आपको पता होगा। वैसे ये मुद्दा क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। चलो, होता यहाँ पर यह है, यहाँ पर ना आपको ये इंडिया का हिस्सा दिख रहा होगा, तमिलनाडु, इधर श्रीलंका नज़र आ रहा होगा, बीच में एक आइलैंड है कच्चातीवू आइलैंड। तो कच्चातीवू आइलैंड इंदिरा गांधी जी की सरकार ने यहाँ पर एज अ गिफ्ट के तौर पर श्रीलंका को सौंप दिया था। तो आज श्रीलंका के हाथ में ये आइलैंड है। रिसेंटली यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री ने कच्चातीवू आइलैंड का मुद्दा उठाया, इशू उठाया, और इन्होंने यहाँ पर कच्चातीवू को वापस लेने की मांग की है। जबकि श्रीलंका की साइड से इस पूरे प्रपोजल को अपोज किया गया है। अलग अलग स्टेटमेंट्स आए हैं कि भाई आइलैंड हमारा है, हमारी साइड में रहेगा। अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि तमिलनाडु से दोस्तों कई सारे मछुआरे जो हैं वो इस तरीके से यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि फ़िशिंग एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है उनके लाइवलीहुड का। बट होता यहाँ पर यह है कि वो मछली जब पकड़ने जाते हैं, यहाँ पर आइलैंड पर चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, आराम करते हैं, अपना जाल वगैरह सुखाते हैं, उसको सीधा करते हैं, सुलझाते हैं। इतना ये कर ही रहे होते हैं, पीछे से इनकी श्रीलंका की नेवी आती है और इनको पकड़ के वापस श्रीलंका ले जाती है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, ये जो टेरिटरी है तो श्रीलंका की इस समय पर, वैसे थी इंडिया के इतिहास में। तो इससे चिंताएं बढ़ती चली गई और अभी मछुआरों का विवाद और बढ़ता चले जा रहा है। क्योंकि दोस्तों तमिलनाडु के जो मछुआरे आज के समय पर बोट इस्तेमाल करते हैं ना, वो ये वाली बोट है जिसको बोलते हैं बॉटम ट्रॉलिंग। इस बॉटम ट्रॉलिंग में एक बड़ा सा नाव है, जहाज़ है। ये क्या करता है, यहाँ पर इसमें एक जाल बांध दिया जाता है, नीचे जाल में पहिए लगे हुए होते हैं और ये जो जाल है इसको खींचा जाता है। ये जाल पूरी तरह से खुलकर खींचता हुआ चले जाता है। लेकिन जब ये जाता है तो इसमें केवल मछली ही नहीं, दूसरे एनिमल्स भी फंसते हुए चले जाते हैं। प्लस जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है, समुद्र के अंदर प्रेजेंट प्लांट्स, एनिमल्स हैं, वो सब डैमेज होने लगते हैं। तो अंडर वाटर एनवायरनमेंट खराब हो जाता है। और इसी वजह से ये जो बॉटम ट्रॉलिंग है वो श्रीलंका ने बैन कर रखी है। और कई बार जो मछुआरे हैं वो इस तरीके से यहाँ पर टेरिटरी भी क्रॉस कर जाते हैं गलती से। और टेरिटरी क्रॉस करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओगे, टेरिटरी क्रॉस करके वो सीधा श्रीलंका के एरिया में मछली पकड़ने पहुँच जाते हैं, जिसके बेसिस पर फिर से श्रीलंका की जो नेवी उनको पकड़ कर ले जाती है, उनकी जो नाव वगैरह है वो भी जब्त कर लेती है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे उठते हुए नजर आए हैं और बीच में उठा मुद्दा कच्चातीवू आइलैंड का। तो कच्चातीवू आइलैंड एक इतिहास रह गया जहाँ पर ये एज अ गिफ्ट के तौर पर श्रीलंका को सौंप दिया गया। बट आज तमिलनाडु से जो मछुआरे हैं वो इसकी मांग भी करते हैं, भाई हमें आराम भी नहीं करने दिया जाता। हालांकि आइलैंड तो हमारा ही, अगर इसको बेसिकली देखा जाए तो। अब राइटर बोलते हैं कि हमें यहाँ पर बोल्ड डिसीजंस की ज़रूरत है। राइटर के जो डिसीजन है उसमें यही कुछ पॉइंट्स रेलिवेंट है जिसको आप ध्यान में रख सकते हो। जैसे इनका कहना यह है कि जो ये प्रॉब्लम है पाक बे में, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, ध्यान रखिएगा, ये पाक बे वाला रीजन ही तो है, ठीक है। ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट, पाक बे, क्लियर, जो इन दोनों के बीच का हिस्सा है। तो राइटर का कहना यहाँ पर यह है कि जो ये प्रॉब्लम्स उठ रही हैं इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा दूर का सोच के सॉल्व करना होगा। राइटर ने 2 सजेशंस यहाँ पर दिए हैं। पहला सजेशन, जो पाक बे है ये बेसिकली कोई रोक नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है इंडिया श्रीलंका में, एक पुल का काम करता है जो इंडिया श्रीलंका को जोड़ने का काम करता है। और हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रोटेक्ट करना होगा। पहला कदम उठाना होगा कि भाई इंडिया को ही सुधार करना होगा, क्योंकि भारत सरकार को क्या करना है, जो ये फिशिंग इक्विपमेंट्स है इसको चेंज करना है। जब श्रीलंका ने बॉटम ट्रॉलिंग बैन कर रखी है और ये बॉटम ट्रॉलिंग यानी जिस तरीके से मछली पकड़ी जा रही है जाल को घसीट कर, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी सुरक्षित नहीं है, तो उस केस में हमें एक्शन लेना चाहिए। हमें इस प्रकार के फिशिंग इक्विपमेंट को बैन करना चाहिए जो श्रीलंका में बैन है ऑलरेडी। इसको रोक कर हमें दूसरे इक्विपमेंट्स उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए, जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, आराम से वो फिशिंग कर पाएँ, है ना। इससे श्रीलंका भी नाराज़ नहीं होगा। दूसरा कदम यहाँ पर जो उठा सकते हैं, दूसरा जो चीज़ हो सकती है, राइटर कहते हैं, वो ये है कि हमें जो तमिल मछुआरे हैं दोस्तों, जो स्पेशली, क्योंकि आपको पता है कई सारे तमिलियंस श्रीलंका में भी रहते हैं, तो जो तमिल फिशरमैन है दोनों कंट्रीज़ के अंदर जो प्रेजेंट हैं, इन दोनों को आमने सामने आने दो, भाई मछली पकड़ने दो। इससे क्या होगा, इनके बीच का जो कॉपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। आप यहाँ पे डीप सी फिशिंग को प्रमोट करो, बड़ा जहाज़ लेकर जाएंगे, बीच में खड़ा करेंगे, मछली पकड़ेंगे, जहाज़ में भरेंगे, आ जाएंगे। ये बॉटम ट्रॉलिंग का कॉन्सेप्ट मत पालो, क्योंकि जो ये ट्रॉलर्स वाला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसी की वजह से रिलेशंस के ऊपर कहीं ना कहीं आँच आ रही है। तो उसको यहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। ये राइटर ने अपने साइड से कुछ रिकमेंडेशंस यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये था आज का हमारा पर्टिकुलर सेशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा और बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। नाउ आप देखो यूपीएससी का 2023 का यहाँ पर ये जो प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन है, ये यहाँ पे कुछ 3 पेयर्स आपको दिए गए हैं। एक पेयर में नॉर्थ कीवू इतुरी,
ठीक है, सामने यहाँ पर रीज़न दिया गया है भाई किस वजह से ये न्यूज़ में है। क्या आर्मेनिया अजरबैजान की वॉर की वजह से न्यूज़ में? नहीं भाई, सरासर गलत है। दूसरा, नगोर्नो काराबक बेसिकली आर्मेनिया अजरबैजान से संबंधित है, तो दोनों के दोनों इंटरसेक्शन के केसेस में आप कह सकते हो कट गए। तीसरा वाला, खेरसोन एंड ज़ापोरिज़िया, क्या ये इजराइल लेबनान की लड़ाई के बीच में ये चर्चाएं हुई हैं इन रीजन की? ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़ापोरिज़िया तो यूक्रेन में, आपको पता है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में भी डिस्कशन भी किया था स्टार्टिंग में हमने। तो खेरसोन और ज़ापोरिज़िया रशिया यूक्रेन से संबंधित है, तो तीनों के तीनों यहाँ पर पेयर्स गलत हैं। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर डी, नन इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।